नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का पोर्शन पढ़ रहे थे और हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं के बारे में। दो क्लास हमारी हो चुकी थी, आज ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में स्पेशली हमारे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में रहेगी, क्योंकि इसकी क्लास अलग लेनी जरूरी थी। युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमारा वर्तमान समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारा युवा वर्ग किस दिशा में जा रहा है, ये भगत सिंह से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि देश प्रेम, मातृ प्रेम और देश के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उम्र मायने नहीं रखती है। तो युवाओं के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत है। आप वर्तमान में कुछ ऐसे लोगों को आप फॉलो करते हो जिनका कोई विशेष बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई देश हित में कोई योगदान नहीं है, फिर भी हम उनके पीछे घूमते हैं। इससे अच्छा है कि हमारे प्रेरणा स्रोत ये भगत सिंह होने चाहिए, हमारे प्रेरणा स्रोत कलाम साहब जैसे व्यक्तित्व होने चाहिए, हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जैसे अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति होने चाहिए विद्यार्थियों। परंतु हम किस दिशा में जा रहे हैं ये सोचने वाली बात है ना। आज हम शहीद आजम भगत सिंह के बारे में जानेंगे। 23 वर्ष का युवा जिसने देश के लिए सर्वोच्च नौछार किया और बहुत सारी यातनाएं इन्होंने झेली है। पूरे छोटे से जीवन के कार्यकाल में इसने एक ऐसा नाम करके चले गए हैं जिनको हम आजीवन और आने वाली पीढ़ियां शायद नहीं भूल पाएगी। भारत है जब तक अमर सिंह भगत सिंह का नाम निश्चित रूप से अमर है विद्यार्थियों, ठीक है। तो इनके बारे में हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, हमें वो पढ़ना है। बाकी भगत सिंह के बारे में जितना पढ़े विद्यार्थियों कम है, क्योंकि बहुत सारी इनकी किताबें हैं, इनके ऊपर भी बहुत कुछ लिखा गया है। हर व्यक्तित्व ने इनके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी की है। तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या बिंदु महत्वपूर्ण है उस पर मैं थोड़ी चर्चा करेंगे और कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। स्पेशली इनकी एक संस्थाएं बनती हैं, कुछ इनकी पुस्तकें बनती हैं, कुछ उनके लेख हैं और कुछ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जिसके कारण ये प्रसिद्ध रहे हैं निश्चित रूप से। तो आप समझना और कंटिन्यू इसको आप देखते रहना, ठीक है। ये थे हमारे शहीद भगत सिंह। ये तीन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह थे जिनको लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान केस में इनको फांसी की सजा दी गई थी, है ना, सबको ही पता है। पहला प्रश्न देखना, बहुत बेसिक रूप से मैं इनको आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि शहीद आजम भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1907 को बांगा पाकिस्तान में हुआ था। ये बांगा वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है ना, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान है। बांगा पंजाब वाले क्षेत्र में इनका लगभग कहते हैं कि जन्म हुआ था। इनके पिता किशन सिंह और माता विद्यावती कौर थी, ठीक है। लाला छबीलदास और सोहन सिंह के प्रयासों से ये समाजवाद की ओर झुकाव रखते थे विद्यार्थी। निश्चित रूप से जब अभी भगत सिंह की हम बात आती है ना, तो भगत सिंह के विचारों में एक शब्द जुड़ने को मिलता है, मार्क्सवादी समाजवाद। मार्क्सवादी समाजवाद। जब अभी हम भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह की इतने सारे क्षेत्र में विचार थे, परंतु ये एक सबसे प्रबल विचारधारा थी कि मार्क्सवादी समाजवाद। तो विद्यार्थियों, भगत सिंह मार्क्सवाद से प्रभावित थे और उनकी विचारधारा समाजवाद से भी प्रभावित थे। जब इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया ना, तो उनका प्रमुख लक्ष्य बनाया गया था कि समाजवाद, ठीक है ना। तो मार्क्सवादी समाजवाद के ये विचारों ध्यान रखना, ये शहीद आजम प्रबल समर्थक थे और जीवन के अंतिम काल में वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे विद्यार्थी। जितने वो मार्क्स से प्रभावित नहीं थे ना, उससे ज्यादा प्रभावित वो थे लेनिन से। लेनिन से बहुत प्रभावित थे और लेनिन को कहते हैं कि मार्क्सवाद को, समाजवाद को धरती पे लाने वाला कहते हैं कि ये लेनिन ही था। मार्क्स ने तो सिर्फ शुरुआत की थी, जब वो वास्तविक समाजवाद की स्थापना करने वाला लेनिन था विद्यार्थी, याद रखना। तो मार्क्सवादी समाजवाद की विचारधारा के ये बहुत प्रभावित थे विद्यार्थी। कोटेशन में कभी तथ्यात्मक रूप से कभी कोई चीज याद रखे ना, याद रखना। अब इस मार्क्सवाद समाजवाद की ओर लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एक तो याद रखना, छबीलदास और सोहन सिंह के प्रयासों से कहते हैं कि ये मार्क्सवाद की ओर झुकाव रखते थे। समाजवाद के विचार लाहौर के द्वारकानाथ पुस्तकालय में अध्ययन के दौरान पैदा हुए थे, ठीक है।
ये रूसी अराजकतावादी बुकानियन से प्रभावित थे। बुकानियन, रूसी अराजकतावादी बुकानियन से प्रभावित थे। तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में है। इनके पिता का नाम किशन सिंह था, माता का नाम विद्यावती कौर था। जन्म स्थान थोड़ा बहुत याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। डेट याद रख सकते हो, अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। मार्क्सवाद, समाजवाद की ओर झुकाव का प्रयास इन लोगों ने किया था, ठीक है ना। और समाजवाद के विचार लाहौर में पढ़ाई करे थे, द्वारकानाथ पुस्तकालय में, वहां इन्होंने अपने विचार अध्ययन को किया था। और रूसी अराजकतावादी बुकानिन से कहते हैं कि ये बहुत प्रभावित थे। तो निश्चित रूप से ये वर्त पहले की बात बता रहा हूँ, जब ये छोटी उम्र में थे तो निश्चित रूप से ये किसानों के प्रति बड़ा हितैषी थे। किसानों की नौजवान सभा का आगे मैं आपको प्रश्न बनाऊंगा कि नौजवान सभा की स्थापना क्यों की थी विद्या। इनका कोई वास्तविक लक्ष्य ये नहीं था कि देश में अराजकता फैलाना, ठीक है ना। और लाला लाजपत राय से तो ये बहुत निराश थे। लाला लाजपत राय सांप्रदायिक राजनीति के विचारधारा के प्रभावित व्यक्ति थे। तो निश्चित रूप से ये पहले तो लाला लाजपत राय के विरोधी रहे थे, उनकी विचारों से बहुत विरोध करते थे। परंतु मृत्यु के बाद में सैंडर्स की वो स्कॉट वाली हत्याक्रम घटनाक्रम आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बेसिक बहुत समझना कि ये छोटा सा क्या होता क्या है कि प्रश्न आता है कि शहीद भगत सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। तो वहां सही नहीं है तो फिर आपको वहां अवधारणाएं पूछ जाएगी। अवधारणा कैसे? वो मार्क्सवादी समाजवाद के प्रभावित रहे, उनसे जुड़े हुए थे और दूसरी अध्ययन बुकाने से प्रभावित थे। ये बातें आम समाजवाद की ओर इनका झुकाव था। तो मार्क्सवादी समाजवाद का एक शब्द मिलता है, ये भगत सिंह से जुड़ा हुआ मानते हैं, ठीक है। एक प्रश्न बहुत बेसिक मैंने आपको यह से करवा दिया। दूसरा प्रश्न देखो, ये संस्था बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी याद कि नौजवान सभा के बारे में कौन सा कथन। पूरा मैं आपको विस्तार से लेके चल रहा हूं क्योंकि बार बार हम पढ़ नहीं सकते, एक ही बात चीज हमें पढ़नी जाएगी। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा मैं डीपली लेके चल रहा हूं ताकि हमारा प्रश्न भी गलत नहीं हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। 1926 में लाहौर में इस संगठन की स्थापना की गई थी। लाहौर में इस संगठन की स्थापना की गई थी। भगत सिंह इसके महामंत्री थे। यशपाल, छबिलदास जैसे कार्यकर्ता शामिल, ठीक है ना। यशपाल और छबिलदास जैसे कार्यकर्ता शामिल थे और भगत सिंह को कहते हैं कि इस नौजवान सभा का महामंत्री बनाया। इसकी स्थापना याद रखना, वर्ष भी याद रखना है और स्थान भी याद रखना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण। इसका उद्देश्य मजदूर किसान सहायता के लिए करना था विद्यार्थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनका उद्देश्य कोई विशेष क्रांति, इस समय कोई विशेष क्रांति का इनके विचार नहीं था विद्यार्थी। ये जब संस्था बनाई गई थी लाहौर में, निश्चित रूप से कहा गया कि जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, किसानों की बातें समझने के लिए, किसानों की सहायता करने के लिए ये नौजवान सभा की स्थापना की। नौजवान सभा ने रूस के साथ मित्रता सप्ताह और काकोरी दिवस भी मनाया था विद्यार्थियों। इस सभा ने रूस के साथ मित्रता सप्ताह मनाया और काकोरी दिवस भी इन्होंने मनाया। इस संगठन के केदारनाथ सहगल, बहादुर सिंह, कबीश्वर मेहता, आनंद किशोर प्रमुख थे। ये भी इन संगठन से जुड़े हुए थे। इस संगठन में कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने भी कहते हैं कि भाषण दिया था। नौजवान सभा के जब अधिवेशन होते थे ना, अधिवेशन में कहते हैं कि नेहरू ने भी भाषण दिए थे। नेहरू ने भी भाषण दिए थे इनके दौरान विद्यार्थियों। तो आपको यहां से क्या समझने वाली बात है, एक तो नौजवान सभा का सीधा ही प्रश्न आ सकता है विद्यार्थियों कि किस वर्ष स्थापित हुआ, कहां पे स्थापित हुई और किसके द्वारा स्थापित की गई थी। बस इतना यहां से प्रश्न बन सकता है। बाकी ये मजदूरों की सहायता के लिए बनाया गया था। काकोरी दिवस इसके द्वारा मनाया गया था। केदारनाथ सहगल, बहादुर सिंह, कविश्वर मेहता, आनंद किशोर इनके प्रमुख अन्य कार्यकर्ता हम मान सकते। तो भाई नौजवान सभा के बारे में एक छोटा सा प्रश्न कभी पहले से एग्जाम में पूछा हुआ, वैसे से फर्स्ट पेपर में नहीं पूछा, सब्जेक्ट में कहीं बार प्रश्न पूछा है। ये टॉपिक लगता है क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में टॉपिक लगता है। तो सेकेंड ग्रेड में भी ये टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड विषय में तो टॉपिक है ही है ना, ठीक है। तो एक प्रश्न यहाँ से छोटा सा ध्यान रखना, पूरा कॉन्सेप्ट लेके हम चल रहे हैं, ठीक है ना। 2 प्रश्न यहाँ से हो गए। यहाँ से आप समझे। अब भगत सिंह ज्यादा उम्र में तो नहीं थे, हमें भी पता 23 वर्ष की उम्र रही होगी उनकी, कितना कुछ 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने करके चले गए थे। तो निश्चित रूप से देखो, जब भगत सिंह 2 चीजों से बहुत प्रभावित थे। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड,
ठीक है, एक तो हो गया एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, और दूसरा है कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की मुख्य घटना हम पढ़ते हैं कि चौरी चौरा हत्याकांड। अब यहां से आप समझना कि एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से निश्चित रूप से भगत सिंह के दिमाग में उपज वो एक अंग्रेजों के विरुद्ध एक भावना विकसित हुई थी विद्यार्थियों। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो निश्चित रूप से भगत सिंह बहुत प्रभावित हुआ था इससे, और इसके अंग्रेजों के प्रति कहते हैं कि यहाँ से घृणा इसके उत्पन्न हुई थी। फिर महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन आता है, उसमें चोरा चोरी हत्याकांड होती है। उसके बाद में कहते हैं कि गांधी जी ने किसानों का सहयोग नहीं किया था, गांधी जी ने किसानों का सहयोग नहीं किया था विद्यार्थी। यहां से कहते हैं कि महात्मा गांधी ने किसानों का सहयोग करना बंद कर दिया, जबकि नौजवान सभा का मैंने आपको बताया ना, ये बात की है जरूर 1922 के घटनाक्रम में। फिर भी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की चोरा चोरी हत्या की घटना के बाद गांधी जी ने किसानों का समर्थन देने से बंद कर दिया, तो निश्चित रूप से ये महात्मा गांधी के भी विरोधी हो गए। लेकिन आप बात समझ रहे हो, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये बहुत प्रभावित थे, यहाँ से इनके क्रांति के विचार उत्पन्न हुए, अंग्रेजों के प्रति इनकी घृणा उत्पन्न हुई थी। दूसरा ये प्रभावित थे इस चोरा चोरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी का किसानों का समर्थन नहीं करना, ये भी एक बिंदु रहा है इसके जीवन में। तो ये दो ऐसे बिंदु है जो इनकी भावनाओं विचलित करने में, परिवर्तन करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसके बाद में इनके क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे प्रश्न आएगा। ठीक है, अब भगत सिंह और लाला लाजपत राय के बारे में देखना, आप समझना थोड़ा कॉन्सेप्ट। भगत सिंह और लाला लाजपत राय के मध्य तथ्यों के बारे में कौन सा कथन सही समझना कि लाला लाजपत राय की सांप्रदायिक राजनीति के रास्ते के खिलाफ भगत सिंह के वैचारिक मतभेद, ये बात समझना। क्योंकि लाला लाजपत राय की बात हम लाल बाल पाल पढ़ते हैं, तो लाला लाजपत राय की निश्चित रूप से वो गर्म दल के सदस्य थे, ठीक है ना। और लाला लाजपत राय की कहते हैं कि सांप्रदायिकता की जो राजनीति थी ना, सांप्रदायिक राजनीति, इसके खिलाफ कहते हैं कि भगत सिंह बहुत गुस्सा थे और इनके विचार नहीं मिलते थे, वैचारिक मतभेद रहता था दोनों के मध्य। ठीक है, आगे जाके बाद में देखो लाला लाजपत राय की मृत्यु का हाथ बदला भी यही लेते। आगे जाके ये बहुत बड़ी बात है कि वैचारिक मतभेद जरूर थे, वैचारिक मतभेद जरूर थे, परंतु जब 1928 वाला वो घटनाक्रम हम पढ़ते हैं ना, इस कोर्ट ने लाहिटियों के चार्ज किया था जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। फिर इस कोर्ट की हत्या करने के प्रयास में सैंडर्स को गोली लग गई थी, तो वो ये प्रयास से उनकी मृत्यु का बदला लिया था विद्यार्थी। वैचारिक मतभेद यहाँ जरूर थे, है ना। भगत सिंह रॉबर्ट ब्राउनलीन की कविता द लास्ट लीडर में इनके खिलाफ पर्चा छापा था, इनके खिलाफ कहते हैं कि इनके खिलाफ लिखा था लाला लाजपत राय की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ। कहते हैं कि इन्होंने कुछ मतभेद थे इसलिए वो इसमें लिखे थे विद्यार्थी। लाला लाजपत राय ने भगत सिंह को रूसी एजेंट भी कहा। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि लाला लाजपत राय ने रूसी एजेंट क्यों कहा है, क्योंकि तो रूस की क्रांति यानी पूरी लगभग समाजवाद पे चलती। रूस में हम पढ़ते हैं कि लेनिन, रूस में हम 1917 की क्रांति पढ़ते हैं, क्रांति में मुख्य योगदान होता है लेनिन का, जो अक्टूबर क्रांति कहलाती है, अक्टूबर क्रांति कहलाती है। ठीक है, अक्टूबर क्रांति कहलाती है। तो निश्चित रूप से रूस से ये बहुत प्रभावित थे, इसलिए लाला लाजपत राय ने कहा है कि इसको रूसी एजेंट कहा है विद्यार्थी। 1917 में रूसी की क्रांति और लेनिन समाजवाद के प्रबल संघ थे, जमीन पे उतारने वाला समाजवाद को विस्तार करने वाला समाजवाद का ये निश्चित रूप से लेनिन था। तो लेनिन के विचार से प्रभावित थे, मार्क्सवाद से प्रभावित थे। 1917 में कहते हैं कि ये क्रांति हुई थी इस समय। और लाला लाजपत राय क्या कहता है, भगत सिंह को कहता है कि रूसी एजेंट है, मतलब जो रूस में जो घटनाएं हो रही है वही भारत में घटनाएं ये करना चाह रहा है, जैसी क्रांति रूस में हुई है वैसी ही क्रांति भारत में ये करना चाह रहा है। ठीक है, तो रूसी एजेंट कहा था लाला लाजपत राय। लाला जी ने कहा कि भगत सिंह मुझे लेनिन बनाना चाहता है। लाला जी ने और क्या कहा, लाला जी कहते हैं कि भगत सिंह मुझको लेनिन बनाना चाहता है। ठीक है ना, तो ये लाला जी और भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा मतभेद मैंने आपको दिया है ताकि हमारे दिमाग में रहे कि इनके वैचारिक मतभेद थे विद्यार्थी। मैंने बता रहा हूँ कि भगत सिंह के बारे में सत्य असत्य के बारे में प्रश्न बनेगा तो वहाँ कोटेशन है, बहुत शानदार कोटेशन आएगी। तो इनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दिया है कि दोनों के मध्य कुछ ऐसे संबंध रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट का प्रश्न बने तो हमारा कभी प्रश्न गलत नहीं हो। हमारा इतना ही उद्देश्य है विद्यार्थी। ठीक है।
याद रखना ये बातें। जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत प्रभावित हुए थे। बाद में महात्मा गांधी का किसानों का सहयोग नहीं करने के कारण बाद में कहते हैं उनके भी विपरीत प्रभावित हो गए थे ना। फिर भी महात्मा गांधी ने तो कहा था उनके जीवन में जितना रोमांच है वो किसी और में नहीं है ना। बहुत आगे बहुत शानदार प्रश्न मैंने बनाए। तो छोटा सा प्रश्न एक यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखना, भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही। अब हमको सबको ही पता है कि जब हम लाला लाजपत राय पढ़ते तो निश्चित रूप से लाठियों से पीटते कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई थी, विद्यार्थी लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण मिस्टर स्कॉट को माना गया था। ये मिस्टर स्कॉट को कहते हैं कि माना गया था और कहा गया कि इसके द्वारा जो लाठियां बरसाई गई थी, इसके नेतृत्व में कहते हैं कि लाठियां बरसाई गई थी, उसके कहते हैं कि ये साइमन कमीशन हम 1928 वाला समझते हैं। तो साइमन कमीशन के विरोध में भी कहते हैं कि लाहौर में लाला लाजपत राय ने आंदोलन किया था विद्यार्थी, ठीक है। तो उसमें कहते हैं कि जब लाठियां बरसाई गई तो मिस्टर स्कॉट का हाथ बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इसका मृत्यु का कारण मिस्टर स्कॉट को माना गया था विद्यार्थी, ठीक है। 27 दिसंबर 1928 को मिस्टर स्कॉट की जगह सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मारकर हत्या कर दी विद्यार्थी। हमला तो कहते हैं कि स्कॉट पे करना था परंतु स्कॉट पे हमला नहीं हो सका। बाद में कहते हैं कि सैंडर्स पे गोली लग गई थी और सैंडर्स कहते हैं गलती से लग गई शायद, सैंडर्स उसको स्कॉट को सैंडर्स को स्कॉट मान लिया गया होगा शायद, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये सैंडर्स हत्याकांड के रूप में माना। सैंडर्स के लीडर चन्नन सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने गोली से मार दिया था विद्यार्थी। ये चन्नन सिंह ही है विद्यार्थी जो चन्नन सिंह कहते हैं क्रांतिकारियों का पीछा कर रहा था। जब सैंडर्स को मारा था तो कहते हैं कि क्रांतिकारियों का पीछा किया था इसने, पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वहीं रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, परंतु चन्नन सिंह रुका नहीं था विद्यार्थी। कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने इस चन्नन सिंह को कहते हैं कि गोली मारकर मार दिया था, ठीक है। फिर दिसंबर 1928 में कोलकाता अधिवेशन के भाग में भी भाग लिया था, ठीक है। छोटा सा यह घटनाक्रम। बाकी ये सैंडर्स वाला हत्याकांड जरूर याद रखना विद्यार्थी, एग्जाम में पूछता है कि किसने इसकी हत्या की थी विद्यार्थी। तो सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह ने इनकी हत्या की थी। सैंडर्स मारा गया था। स्कॉट को मारने का उद्देश्य था स्कॉट को था, परंतु स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया गया। तो हमने अभी पहले क्या पढ़ा था कि लाला लाजपत राय जी इनके कितने वैचारिक मतभेद थे, उनके खिलाफ कितने लिख रहे थे, परंतु जब उनकी मृत्यु हुई इस कारण से अंग्रेजों के कारण से उनकी मृत्यु निश्चित रूप से उनके खून खोलने लगा था विद्यार्थी। कहे लाला जी को कैसे मार दिया, तो लाला जी का मृत्यु का बदला लेने के लिए ही ये सारा प्रोग्राम किया गया, ठीक है ना। तो ये भारतीय राजनीति का खूबसूरत पन्ना है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं परंतु जब बात देश की आती है तो निश्चित रूप से एक संगठित देश के रूप में हर भारतीय निश्चित रूप से अपना कर्तव्य निभाता है ना। उसी के दृष्टिकोण से ये भगत सिंह की थोड़ा बहुत घटनाक्रम है, याद रख लेना। पूरा क्रम से चल रहे हैं, ठीक है। 3%, 4% यहां से हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है विद्यार्थियों ये, आप यहां समझ देना चीज को, ठीक है। कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंके घटना के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। भगत सिंह और कहते हैं कि दो व्यक्तियों का नाम हमें देखने को मिलता है। जब भगत सिंह के द्वारा ये सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंके गए थे, अब इनका कहते हैं कि उद्देश्य नहीं था कि किसी को मारना। अब यह बम फेंका गया था तो उद्देश्य नहीं था कि किसी को मारना, किसी को मारना। भगत सिंह ने खुद कहा था कि हमने ये बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंका, हमने ये बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंका है, ये बम हमने फेंका है लोगों की बातें मनवाने के लिए, अंग्रेजों के कहते हैं कि कान में कुछ सुनाने के लिए हमने फेंका है। ऐसे कोई वहां उनमें पर्चे भी छाप के रखे थे, तो बम फेंका गया तो वहां पर्चे भी फेंके गए थे। पूरा मैंने विवरण इसके बारे में दिया है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाली घटना के बारे में कौन सा कथन सही है। स्पष्ट रूप से इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमारा बम फेंकने का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी को मारना, किसी को हानि पहुंचाना, कोई उद्देश्य नहीं। और बम भी वहां फेंके गए जहां खाली स्थान था, कहां फेंके गए जहां कहते हैं कि खाली स्थान था असेंबली में, खाली स्थान पे कहते हैं कि बम फेंके गए थे, ठीक है ना। ये घटना देखो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे। भगत सिंह और
बटुकेश्वर दत्त ने कहते हैं कि बम फेंके थे विद्यार्थी। तो विद्यार्थी कोटेशन पूछ सकता है कि सैंडर्स के हत्याकांड में कौन से दो व्यक्ति शामिल हैं, सुखदेव राजगुरु हैं। बम फेंकने वाले असेंबली में कौन से दो व्यक्ति शामिल है, तो कोटेशन का पूछ सकता है। तो दो नाम याद रखने हैं। तो यहाँ असेंबली बम फेंकने वाले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। इनका उद्देश्य पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर बिल का खिलाफ आवाज उठाना था। कहते हैं कि केंद्रीय असेंबली में इन दो मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट का पर्सन है, बहुत डीपली पर्सन है। केंद्रीय असेंबली में जब मीटिंग चल रही थी तो उनके कहते हैं कि दो बिल पर चर्चा चल रही थी उस समय। एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरा था ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर बिल। ठीक है ना, व्यापार वितरण बिल ऐसा कह सकते हैं, पब्लिक जनता सुरक्षा बिल ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दो बिलों पे कहते हैं कि चर्चा चल रही थी और इन बिंदुओं पे कहते हैं कि भगत सिंह ने वहां बम फेंका था। ठीक है, इस समय दो बिंदुओं पे चर्चा चल रही थी। इसके दौरान अनेक पर्चे फेंके गए जिसमें लिखा गया था बहरों के सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। कहते हैं जैसे इस बहुत सारे ऐसे पर्चे बना दिए थे, पर्चा अंदर इकट्ठा करके पर्चों को अंदर बम के समय वहां भी फेंका गया था और उन पर्चों में ये बातें लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था कि बहरों को सुनने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। बहरों को सुनने के लिए या सुनाने के लिए कहते हैं कि धमाकों की जरूरत पड़ती है। तो बहरे कौन? विद्यार्थियों, अंग्रेज थे विद्यार्थियों। वो भारतीय जनता, भारतीय किसानों की कोई भी बात नहीं सुन रहे थे, बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे इस समय। इसलिए कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए ये बम फेंका गया था विद्यार्थियों। ठीक है, 12 जून 1929 को दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ा धमाका था विद्यार्थी। ये कोटेशन वाले बिंदु याद रखना। भगत सिंह के बारे में किसने क्या कोटेशन कही है, भगत सिंह के 4-5 ऐसे कोटेशन है जो मैं अभी आपको करूंगा। तो ये कोटेशन वाला बिंदु साथ में लेकर चल रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ा धमाका है ना। निश्चित रूप से एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ था और भगत सिंह के शहीद होने के बाद तो और तीव्र गति से कहते हैं कि देशभक्ति का विकास हुआ था विद्यार्थियों। और निश्चित रूप से इसका परिणाम रहा कि ये आजादी रही है। ठीक है ना, तो किसी एक दो की प्रयासों से आजादी नहीं विद्यार्थियों, पूरा एक समर्पण है, पूरा एक देश का कहते हैं कि समर्पण रहा है, तब जाके ये हमारा देश आजाद हुआ है। तो भगत सिंह का केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य क्या था? किसी को मारना नहीं था विद्यार्थियों। वह खाली स्थान पे बम फेंका गया था जहां पे कोई भी नहीं बैठा था। ठीक है ना, ये घटना 8 अप्रैल 1929 की है। इन दोनों ने बम फेंके थे। इन दो बिलों पे कहते हैं कि चर्चा चल रही थी, इनके खिलाफ आवाज उठानी थी। बेरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, ऐसा इसने पर्चे में लिखा गया था। इसके दौरान आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू का ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, आप अच्छे से इनको डेट जरूर याद रखना विद्यार्थियों। कभी कभार क्या होता है कि सीधा प्रश्न आ जाता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, वहां तथ्यात्मक रूप से कोई प्रश्न बन जाएगा तो वो सबसे कठिन प्रश्न हो जाएगा। इसलिए 8 अप्रैल 1929 के आपको डेट याद रखें। ठीक है, तो ये था केंद्रीय असेंबली बम के खिलाफ कुछ मुद्दे। और मुझे लगता है कि यहाँ से इनफ जानकारी है, क्योंकि इतनी जानकारी इनफ है, इससे बाहर आपको भी वैसे इतना याद करना नहीं। जिससे आपके स्तर का एग्जाम है, निश्चित रूप से संस्था पूछता है, कथन पूछता है, कोटेशन पूछता है और उसकी पुस्तकें उनके द्वारा रचित होती है। बस इतना ही आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। 5 प्रश्न यहाँ से हो गए। यहाँ से आप समझना, एक यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि भगत सिंह को मौत की सजा के बारे में कौन सा कथन सही? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में कहते हैं कि फांसी की सजा। लाहौर षड्यंत्र केस में बहुत सारे मुद्दे डाले गए थे। केंद्रीय असेंबली का भी मुद्दा इनके ऊपर केस चला था, फिर सैंडर्स की हत्याकांड का भी केस चला था। ठीक है ना, और काकोरी कांड वाला घटनाक्रम में भी कहते हैं कि इनको थोड़ा बहुत शामिल किया गया था। कहते हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें लाहौर षड्यंत्र केस नाम से कहते हैं कि इनका एक सीधे प्रश्न आ गया था विद्यार्थियों कि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस केस के दौरान फांसी की सजा दी गई थी, इस केस के कारण इसका केस का क्या नाम रखा गया था। तो याद रखना, लाहौर षड्यंत्र केस है। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा देने के लिए जे कोल्ड ड्रिंक्स की अध्यक्षता में, बाद में जस्टिस जी.सी. हिल्टन की अध्यक्षता में कहते हैं कि आयोग बनाया गया था। इनको फांसी की सजा देने के लिए
फांसी की सजा सुनाने के लिए, उनके ऊपर विचार मतभेद मतवी करने के लिए कहते हैं कि एक आयोग बनाया गया था। पहले उस आयोग का अध्यक्ष था कोल्ड स्ट्रीम, ठीक है ना। पहला आयोग का अध्यक्ष था कोल्ड स्ट्रीम, ठीक है। अब कोल्ड स्ट्रीम किसी वजह से या कह सकते हैं कि उसमें 2 सदस्य होते थे विद्यार्थी, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, 1+2, 3 सदस्यों का आयोग था। और हैदर आगा का नाम हमें देखने को मिलता है। और जब कहा गया कि हैदर आगा पहले दल में थे विद्यार्थियों, आगा, हैदर आगा नाम मिलता है कि पहले जो कमेटी बनाई गई थी उसमें हैदर आगा थे, और हैदर आगा ने कहा कि सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, ये सही से न्याय कर सकता नहीं कर सकता। तो बाद में उस आयोग को तोड़ दिया गया था, फिर वापस से नया आयोग बनाया, और वो उसमें अध्यक्ष थे विद्यार्थी जस्टिस GC हिल्टन, ठीक है। अन्य 2 सदस्य और भी थे। हिल्टन की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था। 7 अक्टूबर 1930 को सजाए मौत सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को कहते हैं कि फांसी की सजा, फांसी पर इनको लटका दिया गया था। भगत सिंह की जीवनी विद्यार्थियों बहुत शानदार है, बहुत शानदार। जितना पढ़े विद्यार्थी उतना कम है ना। तो इसमें एक तो लाहौर षड्यंत्र केस याद रखना। लाहौर षड्यंत्र केस के द्वारा किसको फांसी नहीं दी गई थी, ऐसा कोटेशन भी आ सकता है, क्योंकि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव 3 थे। एक नाम आपको कुछ और दे सकता है, लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल नहीं था, ठीक है। सजा देने वाला ये दोनों यहाँ याद रखने हैं। ऑप्शन में आपको आ जाए ना कि सजा किसके द्वारा की दी, तो वो GC हिल्टन के द्वारा दी। GC हिल्टन कहते हैं कि इसकी कमेटी जो थी, इन्होंने कहते हैं कि सजा का प्रावधान किया था। बहुत सारी सजा की कहते हैं मदन मोहन मालवीय ने सजा कम करने का प्रयास किया। याद एक नाम याद रखना विद्यार्थियों, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने, ये नोट करके लिख लेना, मदन मोहन मालवीय ने बहुत बार प्रयास किया विद्यार्थियों के इनकी सजा को कम करने के लिए, सजा कम करवाने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना, एक आइटम आपके लिख नहीं रखा होगा कि मदन मोहन मालवीय ने कहते हैं कि इनको सजा कम करने के लिए बहुत बार प्रयास किया था। ये इरविन से भी मिले थे विद्यार्थियों। अब एक मुद्दा चलता है कि महात्मा गांधी ने क्यों जब गोलमेज सम्मेलन में गए, तो या फिर इरविन से जब वो इरविन को मांगे रखी थी, 11 मांगे रखी थी, उस मांगों में भगत सिंह की छूट का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया, क्या कारण रहे विद्यार्थी, वो तो एक इतिहास का पन्ना है, और वो पन्ना शायद खुले या नहीं खुले पता नहीं, बाकी हमको तो इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। कि मदन मोहन मालवीय का प्रयास यहाँ जरूर नाम मिलता है, याद अलग से इसको नोट कर लेना कि भगत सिंह की सजा को कम करने के लिए कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने बहुत बार प्रयास किया था विद्यार्थी। ये हमारे किताबों में देखने को, ठीक है। बाकी ये डेट तो आई है, तो स्वर्णिम इतिहास में, भारतीय इतिहास के स्वर्ण ये कह सकते हैं कि सोने के शब्दों से लिखा जाएगा विद्यार्थियों। इस तारीख को कहते हैं कि महान भगत सिंह को कहते हैं कि फांसी की सजा दी गई थी। और भी इसके बारे में बहुत कुछ प्रश्न है, यहाँ से आपको जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको याद में रखनी, ठीक है। 7वां प्रश्न देखो। अब भगत सिंह के कुछ प्रसिद्ध कथन है विद्यार्थियों, लिख लेना विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। भगत सिंह के कुछ प्रसिद्ध कथन। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये विद्यार्थियों जब बम फेंका गया ना केंद्रीय असेंबली में, ये केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका गया था, वहां ये शब्द कहते केंद्रीय असेंबली, केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका गया ना, तो वहां पे कहते हैं कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने ये नारा लगाया था विद्यार्थी, ये कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ठीक है ना। ये एक भगत सिंह का नारा था। ये दो इनकलाब है ना, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा वैसे सबसे पहले इकबाल ने दिया था। इकबाल कहते हैं कि ये नारा इकबाल ने लिखा था विद्यार्थियों, परंतु इकबाल नारे को, इनकलाब जिंदाबाद नारे को प्रसिद्ध करने वाला विद्यार्थियों ये भगत सिंह था। तो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा भगत सिंह का है विद्यार्थियों। केंद्रीय सेंट्रल असेंबली में जब ये नारा बुलंद किया गया था विद्यार्थी, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ से। दूसरा देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्रांति से हमारा तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूद व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है विद्यार्थी ये कि क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि जो वर्तमान में जो अन्याय पर आधारित जो व्यवस्था है, मतलब अंग्रेजी सरकार की जो व्यवस्था चल रही है, अंग्रेजी सरकार का जो न्याय प्रणाली है, कहते हैं कि उनको कहते हैं कि समाप्त होना चाहिए। ये हमारा एक क्रांति का उद्देश्य है। एक कोटेशन ये था।
जो गरीबों का शोषण करते हैं उन भारतीयों से उतनी ही घृणा करता हूं जितनी अंग्रेजों से। विद्यार्थी, ये कोटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं तो भगत सिंह उनसे उतनी ही घृणा करते हैं जितनी वो अंग्रेजों से करते हैं, है ना। भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए आम जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। विद्यार्थी, कितना इनके विचार कितने खतरनाक है ना। ये जब हम खुद कोटेशन पढ़ते हैं तो हमारी रू रू खड़ी हो जाती है। कितने कोटेशन प्रसिद्ध विद्यार्थी, उनके कोटेशनों में कितने भाव भरे हुए। क्या कह रहा है कि भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए आम जनता के श्रम का शोषण करेंगे। और ये वर्तमान राजनीति में भी सबसे प्रासंगिक बिंदु है विद्यार्थियों। ये आज भी भगत सिंह के विचार विद्यार्थियों प्रभावित हैं। उनके विचार विद्यार्थी वर्तमान राजनीति में सेम डिट्टो मैच खाते हैं, ठीक है ना। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर के पर रगड़ने से ही आती है। बहुत शानदार है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ये कोटेशन इसका है। और बहुत सारे, भगत सिंह खुद कहता है कि बहुत सारे लोग मुझे मैं आतंकवादी हूं ये कहते, मैं आतंकवादी हूं ये ठीक नहीं है। मैं क्रांतिकारी हूं और मेरे विशेष विचार और आदर्श हैं। मेरे सामने एक लंबा प्रोग्राम है। तो ये कुछ कोटेशन है तो सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है विद्यार्थी, याद रखने चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, 2-3 कोटेशन तो बहुत महत्वपूर्ण। ये 3 कोटेशन विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, आप अलग से इनको लिख लेना। क्योंकि भगत सिंह का जब भी प्रश्न बनेगा तो निश्चित रूप से इनके कोटेशन के प्रश्न बनेंगे। खुद के कोटेशन हो सकते हैं या महात्मा गांधी का कोटेशन, सुभाष चंद्र बोस का कोटेशन, जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन। बहुत सारे ऐसे बिंदु है जो मैं आपको पूरी मेंशन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। एक प्रश्न यहाँ से है, यहाँ से कोई प्रश्न बने गलत मत करना। जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न आपको मिलने वाला है, क्योंकि भगत सिंह की या तो पुस्तक पूछेगा या फिर कोटेशन पूछेगा। बस 2 बिंदु जहां तक मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रश्न बनने लायक वाले बिंदु, ठीक है, ठीक है ना। एक प्रश्न यहां से हो गया। अब भगत सिंह की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें विद्यार्थी याद रखना। भगत सिंह के द्वारा प्रसिद्ध प्रमुख रचना या पुस्तकें। ऑटोबायोग्राफी, भगत सिंह की एक तो है ऑटोबायोग्राफी, एक है इंट्रोडक्शन टू दी थ्री डिलम, है ना, टू द ड्रीमलैंड, ठीक है। द टूर, द डोर टू डेथ, द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ द इंडिया, मैं नास्तिक क्यों हूं, बम का दर्शन। ये विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। ये पिछली बार एग्जाम में पूछी थी कि मैं नास्तिक क्यों। ये पिछले एग्जाम में ये प्रश्न बना था कि मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक की रचना किसके द्वारा की थी, तो वो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ऑटोबायोग्राफी इसकी है। इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड ये इसकी है। द डोर टू डेथ, दरवाजे पर मौत, ये भी इसकी रचना है। द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद के विचार याद रखना विद्यार्थियों। द रेवोल्यूशनरी इंडियन मूवमेंट ऑफ द इंडियन याद रखना विद्यार्थियों। मैं नास्तिक क्यों हूं और बम दर्शन, ये एक दस्तावेज है विद्यार्थी। ये क्या है, एक दस्तावेज है बम दर्शन, जो 1923 में कहते हैं कि उन्होंने प्रकाशित किया था। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थियों, मैंने भी इसको मंगवाई है, इसका हिंदी वर्जन मंगवाया है और बेहद शानदार है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको सीख प्रदान करेगी, जो आपको देशभक्ति क्या होती है विद्यार्थियों वो बातें प्रदान करेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ भगत सिंह की कुछ रचनाएं हैं, ये पुस्तकें हैं इनके द्वारा, और कुछ उनके लेख और हैं जो मैं अलग से प्रश्न इसका शामिल किया, है ना। एक तो यहाँ से हो गया, बुक से याद रख लेना। और कुछ इसके हैं लेख हैं विद्यार्थी, शहीद आजम भगत सिंह के कुछ प्रमुख लेख। 1924 में मतवाला पत्रिका में बलवंत सिंह के नाम से लेख छापे थे विद्यार्थी। यह बलवंत सिंह विद्यार्थी इनका छेदम नाम हो सकता है, जैसे मैंने चंद्रशेखर आजाद का छेदम नाम बताया था ना, उसी प्रकार कहते हैं कि 1927 में मतवाला नामक पत्रिका में कहते हैं कि बलवंत सिंह के नाम से इन्होंने बहुत सारे लेख छापे थे। 1927 में विद्रोही छेदम नाम से लेख लिखे थे विद्यार्थी। विद्रोही छेदम नाम से लेख लिखने वाला बलवंत सिंह के नाम से लेख लिखने वाला भगत सिंह ही था। कुछ है लेख, विश्व प्रेम है, युग है, छूत समस्या है, विद्यार्थी और राजनीति है, सत्याग्रह और हड़ताल है, भारतीय क्रांति का आदर्श प्रमुख लेख थे विद्यार्थी जो भगत सिंह के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान लिखे गए थे। कुछ लेख जेल में लिखे गए थे,
कि इतना ही समय मिला विद्यार्थी 1907 से 1931 का कार्यकाल रहा है, और निश्चित रूप से बहुत कम उम्र में इतना बड़ा कार्य कर जाना, देश हित में इतना बड़ा कार्य कर जाना कि लोगों को जगा दिया विद्यार्थी। कहते हैं ना कि जगाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जगाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। सचिंद्र सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की बायोग्राफी का अनुवाद किया था इन्होंने। भगत सिंह मार्क्सवाद से प्रेरित थे, अंतिम समय में लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे विद्यार्थी, याद रखना। मार्क्सवाद से प्रभावित थे, और कहते हैं कि लेनिन की अंतिम समय में जब इनको जेल में बंद थे विद्यार्थी, उस समय कहते हैं कि ये लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे विद्यार्थी, ठीक है ना। तो कुछ इनके जैसे बलवंत सिंह मेहता के नाम से लेख लिखे थे, विद्रोही नाम से छदम लेख लिखे थे, ये कुछ लेख हैं जिसके प्रसिद्ध रहे हैं। सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन का कहते हैं कि ये अनुवाद किया था इन्होंने, मार्क्सवाद से प्रेरित थे, समाजवाद के इनके विचार थे, और अंतिम समय में कहते हैं कि लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे विद्यार्थी। तो ये थे भगत सिंह शहीद आजम। कुछ बिंदु हो रही है, लिख लेना, आप अलग से नोट कर लेना, ठीक है। एक प्रश्न मैंने लिस्ट में और बनाया है कि भगत सिंह की फांसी के दौरान बहुत सारे कथन कहे गए, कौन सा सही है। भगत सिंह की फांसी जब दी गई थी तो निश्चित रूप से इसके ऊपर बहुत कुछ विद्यार्थी लोगों ने कहा है, बहुत लिखा गया है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है इसका लिखने के बारे में, पर हमें सिलेक्टिव मैटर निकालना है। तो निश्चित रूप से सबसे प्रसिद्ध कथन है सुभाष चंद्र बोस का, सबसे प्रसिद्ध कथन विद्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। कितनी शानदार कोटेशन है, कितना विचार है इसमें, तो समझो कि इनकलाब भगत सिंह जिंदाबाद या इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है विद्यार्थी, मान के चलो कितना शानदार कोटेशन था। महात्मा गांधी ने कहा, यहाँ आलोचना की गई थी महात्मा गांधी की जरूर, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे तो वो फांसी की सजा रुक पाते थे, परंतु भगत सिंह खुद एक कहीं किताब मैंने देखा, भगत सिंह ने कहा है कि उन्होंने मना कर दिया कि मेरे खिलाफ कोई अर्जी नहीं लगाएगा, मेरा शहीद होना ही निश्चित रूप से देश को फायदा होगा। कहीं ना कहीं ये मुद्दा रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना अधिक रोमांच नहीं जुड़ा है जितना भगत सिंह के साथ जुड़ा। महात्मा गांधी ने कोटेशन कही। डॉक्टर सत्यपाल ने क्या कहा है, ऐसे लोग अपने साहस और दृढ़ संकल्प से जीवन में मौत की खाई पाट देते हैं विद्यार्थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ऐसे साहस और विद्वान, ऐसे दृढ़ संकल्प वाले विद्यार्थी जीवन में मौत की खाई पाट देते हैं। नेहरू ने क्या कहा, जब भी इंग्लैंड सरकार हमारे साथ कोई बात करेगी, कोई समझौता करना चाहेगी, तो हमेशा हम दोनों के बीच भगत सिंह की लाश होगी विद्यार्थी। निश्चित रूप से जब कोई समझौता होगा तो दोनों के बीच में भगत सिंह को जरूर याद रखे, हम समझौता करेंगे। तो निश्चित रूप से 3 या 4 ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और 2 कोटेशन तो सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी, सबसे महत्वपूर्ण होगी। और सबसे महत्वपूर्ण में भी ये है जब सुभाष चंद्र बोस वाले की, इनकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद दोनों एक ही अर्थ है। रोमांस वाली बात महात्मा गांधी ने कही है, मौत की खाई पाट देते हैं सत्यपाल ने कहा है, और नेहरू ने कहा है कि जब भी हमारे और अंग्रेजों के बीच में समझौता होगा तो निश्चित रूप से दोनों के मध्य भगत सिंह की लाश होगी, मतलब भगत सिंह के विचार होंगे, ऐसा कहते हैं कि उसने जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा है। ठीक है, कुछ कोटेशन ये हैं, और मेरी ओर से भगत सिंह पूरा है। ये भगत सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र है विद्यार्थियों, भगत सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र है ना, लिख रखा है, ठीक है, उर्दू में लिख रखा है वैसे तो, ठीक है, भगत सिंह लिख रखा है, बहुत ड्यूटी बाल सिंह, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भगत सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र। और कुछ और चीजें मैंने ऐड की है। देखो भगत सिंह ने क्या कहा, किसने सच ही कहा है कि सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते। भगत सिंह क्या कहता है कि सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। विद्यार्थी ये भगत सिंह, कितनी शानदार कोटेशन विद्यार्थियों। मैं कहूँ ना, भगत सिंह के बारे में आप जितना पढ़ो कम, हर कोटेशन आपको एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न करेगी विद्यार्थी। भगत सिंह क्या कहता है कि बूढ़े आदमी ना सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान और समझदार होता है। जो समझदार होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो निश्चित रूप से किसी बड़े परिवर्तन की ओर एक साथ नहीं जाएगा। जो युवा होता है ना, सुधार तो युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से
जिनको भयभीत होना आता नहीं है, जो विचारों का कम और अनुभव अधिक काम करते हैं विद्यार्थियों, वो ही परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों कितनी शानदार कोटेशन है, हमारे जीवन में उतारने लायक कोटेशन है। बहुत सारे ऐसे विचार है जो भगत सिंह के हम अपने जीवन में आचरण में अपने अनुभव ला सकते हैं, ठीक है ना। तो एक कोटेशन ये याद रखना, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 23 मार्च 1931 को शाम की है, भगत सिंह प्राणनाथ मेहता की लाई गई लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। यह प्राणनाथ मेहता का याद रखना विद्यार्थियों, जब शाम थी विद्यार्थियों, जब उनको मौत सजा की फांसी की सजा होने वाली थी, उस समय कहते हैं कि लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और वो लेनिन की जीवनी लाने वाला प्राणनाथ मेहता था विद्यार्थी। अफसर ने दरवाजा खोला, कहा सरदार जी फांसी लगने का हुक्म आ गया है, तैयार हो जाइए। भगत सिंह के हाथ में किताब थी, उसने नजरें उठाए बिना ही उन्होंने कहा ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कितना शानदार कोटेशन है, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मतलब यह हुआ कि लेनिन भी वास्तव में ही रूसी क्रांति का जनक था विद्यार्थी। लेनिन भी निश्चित रूप से क्रांतिकारी रहा है बाद में, हाँ जरूर उनके विचार सत्तावादी हो गए थे, परंतु लेनिन के विचार से इतने प्रभावित था कि इसने क्या कहा कि ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कुछ और पंक्तियां पढ़कर उन्होंने किस किताब रखी, खड़े होकर बोले चलिए, और इस प्रकार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को तय दिन से एक दिन पहले ही फांसी दे दी। ये था हमारा विद्यार्थी शहीद आजम भगत सिंह। जितना इसके बारे में पढ़े उतना कम है, इतने बड़े स्रोत है विद्यार्थी पढ़ने लायक, पर तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें सीमित कर देता है कि हमें ये चीजें बस पढ़नी है। और मुझे लगता है कि हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो स्तर है उसके आधार पर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। जो जो चीजें मैंने बताई हैं आप नोट्स कर लेना, बाकी इनफ है विद्यार्थियों। आपको जीवन में कभी मौका मिले तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किताब आप जरूर पढ़ लेना, आपको बहुत आपका जीवन एक अलग दिशा में चलेगा विद्यार्थी, ठीक है ना। तो आज के लिए विद्यार्थी इतना ही, बाकी इसकी 2 क्लास और बचेगी, एक बचेगी सुभाष चंद्र बोस की और एक बचेगी लाल बाल और पाल। ये गर्म दल के प्रमुख नेता लाल बाल पाल के बारे में अलग से एक क्लास पूरी हो जाएगी, एक क्लास सुभाष चंद्र बोस के बारे में होगी। 5 क्लासों में हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, बाकी कल के क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।